हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आई होप अच्छी चल रही होगी। और आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। और आज का हमारा टॉपिक है भारत स्थिति। वैसे तो भारत स्थिति से आप लोग सभी परिचित होंगे, फिर भी यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक भी करें। भौगोलिक स्थिति से देखें तो भारत एक देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है। और इसकी जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी है। और इसका जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है उसको हम समझते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। तो ये हो गई हमारी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ये है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ये हो गई 0 डिग्री भूमध्य रेखा। और ये होगी 23.5 डिग्री मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में। अब हम बात करें भारत की, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर स्थित है। चलो अब बात करते हैं भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। और इसका देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। आगे हम बात करें IST भारतीय मानक समय निर्धारण रेखा, जो भारत के 5 राज्यों से होकर के जाती है। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये 5 राज्य हैं हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि भारतीय IST भारतीय मानक समय निर्धारण जो रेखा है वो भारत से कितने राज्यों से होकर के जाती है। और ये 82.5 डिग्री की रेखा कही जाती है। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि इनमें से IST किस राज्य से होकर के जाती है या किस राज्य से होकर के नहीं जाती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं, इसको याद करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश IST मानक समय निर्धारण रेखा भारत से 82.5 डिग्री की जो है वो गुजरती है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, लंबाई और चौड़ाई। भारत की जो आपकी टोटल लंबाई है उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, वो कितनी है, तो उस पर हम बात करते हैं। हमारे उत्तर से यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। और याद रखना, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं पूरब से पश्चिम तक की लंबाई, यानी गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक की लंबाई, जो जो हमारी ये चौड़ाई मानते हैं हम इसको, तो ये कितनी है? तो ये है 2933 किलोमीटर। तो आप लोग दोनों लंबाई को याद रखना, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। अब बात करें भारत के क्षेत्रफल की, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और इसको हम शॉर्ट में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन में हो सकता है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं भारत के उत्तरतम बिंदु की। तो भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर में के मध्य एक टॉप चोटी में आपका इंदिरा कौल नामक चोटी है, जो भारत के सबसे उत्तर की जगह है। अब पूर्वोत्तर बिंदु की बात करें तो अरुणाचल में स्थित एक क्षेत्र है किबुथु, वो हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र है। अब पश्चिमोत्तर क्षेत्र की बात करें तो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित सरक्रीक एक जगह है, जो हमारा बिल्कुल पश्चिमी पॉइंट है। तो ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं दक्षिणतम बिंदु। तो दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु में स्थित आपका इंदिरा पॉइंट है, कैप कैमोरिन में। इंदिरा पॉइंट, कैप कैमोरिन इसको कह सकते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट हैं, इंदिरा कॉल हो गया, सरक्रीक हो गया, किबिथु हो गया, इंदिरा पॉइंट है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के जो लास्ट आखिरी पॉइंट पूछे जाते हैं कभी कभी, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। अब अगला हमारा टॉपिक है भारत का प्राकृतिक विभाजन। तो प्राकृतिक विभाजन यानी प्राकृतिक बनावट, सेल समूहों की संरचना या आदि के हिसाब से भारत को कुछ भागों में बांटा गया है, जिसको भारत का प्राकृतिक विभाजन कहा जाता है। तो भारत को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है आपका उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, दूसरा है उत्तर भारत का मैदान, थर्ड है प्रायद्वीपीय पठार,
आपका फोर्थ है भारतीय मरुस्थल, फिफ्थ है तटीय मैदान और सिक्स्थ है द्वीप समूह। तो हिमालय पर्वत से लेकर के समुद्र तट तक ये सारे क्षेत्र हमारे इस प्रकार 6 भागों में विभाजित किए गए हैं। तो हम अब बात करते हैं उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के बारे में। तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला जो है वो आपका वो क्षेत्र हिमालय पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, चीन और भूटान में फैली हुई है जो श्रेणी, और यह संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और आपको पता है कि हिमालय पर्वत जो है वो भारत की जलवायु को, भारत की भौगोलिक संरचना को, भौगोलिक इकाई को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है, भारत की जलवायु को प्रभावित करती है, क्योंकि ये जो सारी वेरिया रूस से जो ठंडी पवनें आती है, ठंडी हवाएं आती है, उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें जिनको कहते हैं, और उनके कारण भारत की रक्षा करता है। क्योंकि कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें भारत में प्रवेश नहीं कर पाती है, इसका प्रमुख कारण तो हिमालय पर्वत अवरोध के कारण वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती है। अब हम बात करते हैं उत्तर के विशाल मैदान की। तो उत्तर का जो विशाल मैदान है वो 2 भागों में बंटा हुआ है, भाबर और तराई। तो भाबर क्या होता है, हिमालय का जो तल है, ये हिमालय का जो नीचे वाला जो पोर्शन है, जहाँ से पर्वतीय भाग शुरू होते हैं, तो वहाँ पे क्या होते हैं, कुछ मुलायम और महीन मलबे पाए जाते हैं, और जिनसे बने मैदान को हम भाबर कहते हैं। आगे है तराई का मैदान। तो तराई का मैदान भाबर के दक्षिण में तराई का मैदान स्थित है। यहाँ पर 2 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, मिट्टी के मैदान पाए जाते हैं, बांगर और खादर। अब बात करते हैं बांगर। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी के जो मैदान हैं उनको बांगर कहते हैं, क्योंकि ये भाग जो हैं वो अत्यधिक ऊंचे उठ जाते हैं, और जिनके कारण यहाँ पर और अधिक मिट्टी का जमाव नहीं हो पाता है, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी का जमाव नहीं हो पाता है, जिस कारण से ये मिट्टी अनुपजाऊ ही रहती है। और बांगर मिट्टी को हम ये अनुपजाऊ मिट्टी के अंतर्गत आता ही, उपजाऊ नहीं होती है। और इसके बाद चलते हैं खादर मिट्टी। तो खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी के मैदान को खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं, और इनका निर्माण प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव के कारण होता रहता है, और इस कारण से ये नवीन मिट्टी के जमाव के कारण अत्यधिक उपजाऊ होती है। और ये क्षेत्र हैं भारत में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार आदि ये क्षेत्र हैं, और इनको उत्तर भारत का मैदान कहा जाता है। हम बात करते हैं समुद्र तटीय मैदान। तो भारत के समुद्र तटीय मैदान जो हैं वो 2 प्रकार के हैं, पश्चिम तटीय मैदान और पूर्व तटीय मैदान। पश्चिम तटीय मैदान क्या होते हैं, वे मैदान जो अरब सागर के तट पर स्थित क्षेत्र हैं, हमारे भारत के जो राज्य हैं जो अरब सागर की सीमा पर लगते हैं, उनको पश्चिम तटीय मैदान के अंतर्गत शामिल करते हैं। उसमें आपका प्रमुख है गुजरात, गोवा, कर्नाटक और केरल। आगे है पूर्व तटीय मैदान। तो पूर्व तटीय मैदान वे मैदान कहलाते हैं जो बंगाल की खाड़ी नामक सागर से लगे हुए भारत के राज्य हैं। तो उनमें प्रमुख है तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गंगा और कृष्णा नदी की डेल्टा। तो ये भाग पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के मरुस्थल की। तो भारत में थार का मरुस्थल जो विश्व में 7वां बड़ा मरुस्थल है, भारत के राजस्थान में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 2 लाख वर्ग किलोमीटर से 2,38,700 वर्ग किलोमीटर के बीच में है, और यह मरुस्थल एक गर्म मरुस्थल है और भारत के पश्चिम यानी राजस्थान में स्थित है। कुछ भाग इसका पाकिस्तान में है और कुछ भाग इसका राजस्थान में है। अब हम बात करते हैं भारत के द्वीप समूह की। तो भारत में अरब सागर में कुछ द्वीप समूह हैं और कुछ द्वीप समूह आपकी बंगाल की खाड़ी में है। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह के नाम लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अरब सागर में 11 डिग्री चैनल 2 द्वीपों को अलग करता है, उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानौर द्वीप। यानी अमीनी द्वीप और कनानौर द्वीप को 11 डिग्री चैनल अलग करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अमीनी द्वीप और कनानौर द्वीप को कौन सा चैनल अलग करते हैं, तो 11 डिग्री चैनल। तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए
आगे अरब सागर में बात की जाए तो अरब सागर में कुल द्वीपों की संख्या है 36। कितना है अरब सागर में कुल द्वीपों की संख्या? 36। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में रीची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप समूह के ये दो प्रमुख द्वीप समूह है। पहला है रीची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप समूह। और इन द्वीपों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह। और बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप हैं। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के मध्य फैले हुए हैं। अब हम बात करते हैं भारत की तटरेखा की। तो कहा जाता है कि भारत एक लंबी तटरेखा होने के कारण एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संपन्न देश है, क्योंकि भारत की जो तटरेखा है वो अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, हिंद महासागर से लग करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुलभ कराती है। भारत की तटरेखा की लंबाई है गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से लेकर के पश्चिम बंगाल। तो यहाँ तक की तटरेखा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। और यदि हम अंडमान और निकोबार हम द्वीपों को भी शामिल कर लें तो ये लंबाई बढ़ जाती है, तब हो जाती है हमारी कुल लंबाई, जिसको बोलते हैं 7516.6 किलोमीटर। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है कि भारत की ऑप्शन में आएगा अगर 6100 किलोमीटर आ रखा है, अगर वो दूसरा वाला नहीं आ रखा तो हमने इसी पर टिक करना है। अगर उसके बाद अगर दोनों आ रखा होगा तो कुछ ना कुछ पूछा गया होगा कि कन्याकुमारी तक है या फिर द्वीपों को भी शामिल कर लिया गया है। तो इस तरीके से आंसर देना है। अब क्वेश्चन आता है कभी कभी कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। तो सबसे लंबी तटरेखा है जो वो है आपकी गुजरात की। और सबसे छोटी तटरेखा की बात की जाती है तो वो है आपकी गोवा की। ये दोनों अरब सागर से लगे हुए, अरब सागर के तट से लगे हुए हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कितने राज्यों की सीमा तटरेखा से लगी हुई है, यानी भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा तटरेखा को टच करती है, छूती है। तो इसमें है 9 राज्य। अब 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये हैं आपके, इनको याद रख लेना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये हो गए 9 राज्य और ये आपकी तटरेखा है, तटरेखा से लगने वाले राज्य हैं भारत के। तो तट से संबंधित सारे क्वेश्चन लगभग हो ही गए हैं। तटों के नाम रह गए हैं। तो तटों के नाम भी याद कर लीजिए। तटों के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि आपका गुजरात में जो तट है आपका, उसको काठियावाड़ तट बोलते हैं, यानी गुजरात के कच्छ से लेकर के दमन तक का जो तट है उसको हम काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। और दमन से लेकर के गोवा तक के जो तट, गोवा तक का से जो तट है आपका, उसको हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। अब कोंकण तट हो गया आपका, काठियावाड़ तट हो गया। अब गोवा तक के तट को हम बोलते हैं आपका क्या बोला, उसको बोलते हैं हम कोंकण तट। और गोवा से लेकर के मंगलोर तक के तट को हम बोलेंगे कनारा तट। और फिर मंगलोर से लेकर के केरल तक के तट को हम बोलेंगे मालाबार तट। और फिर हम अगली तरफ यानी बंगाल की खाड़ी के तट पर आते हैं, तो वहाँ पर जो तट है शुरू में जो पड़ता है उसका नाम है कोरोमंडल तट, जो कृष्णा नदी के डेल्टा में स्थित पुलिकट झील से लेकर के कन्याकुमारी तक स्थित है। अब ये दक्षिण भारत का मैप है और हम फटाफट इन तटों को यहाँ पर दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें काठियावाड़ तट। तो ये है कच्छ की खाड़ी से लेकर के दमन तक आपका काठियावाड़ तट, गुजरात कच्छ की खाड़ी। और कच्छ की खाड़ी का जो गुजरात वाला नीचे वाला पोर्शन है उसको हम बोलते हैं खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी भी लोकेशन आप लोग देख लो, और जो कच्छ की खाड़ी है उसके नीचे वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अगले तट की, जो दमन से लेकर के गोवा तक है, और उसका नाम है कोंकण तट। तो आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, गुजरात के नीचे वाले साइड पर दमन है और उसके नीचे मुंबई और फिर गोवा, यानी दमन से लेकर के गोवा तक के तट को हम बोलेंगे कोंकण तट। अब हम बात करें गोवा से लेकर के कर्नाटक मंगलोर तक के तट को हम बोलेंगे कनारा तट। तो ये है आपको लोकेशन, आप लोग लोकेशन भी याद रख लें, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से समझ में थोड़ा सा जल्दी आता है। और हम आगे चलते हैं। हमारा अगला तट है मालाबार तट। मालाबार तट जो है, जो मंगलोर से लेकर के केरल तक विस्तृत है, उसको हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कोरोमंडल
तट की। तो कोरोमंडल तट जो है वो आपका कृष्णा नदी के डेल्टा यानी पुलिकट झील से लेकर के कन्याकुमारी तक विस्तृत है। से क्वेश्चन बनता है कि किन उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें भारत में पूरे संपूर्ण भारत में वर्षा नहीं कर पाती है हिमालय पर्वत के कारण, लेकिन एक क्षेत्र में वर्षा करती है, उस क्षेत्र का नाम बताइए। तो उस क्षेत्र का नाम है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट में वर्षा क्यों कर पाती है? क्योंकि ये पवनें नीचे से होकर के यानी अरब सागर यानी बंगाल की खाड़ी सागर से होकर के कोरोमंडल तट में प्रवेश करती है। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश के साथ लगने वाले भारत के राज्यों की सीमा, मतलब किन किन देशों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। तो बांग्लादेश की सीमा बनाने वाले भारत के राज्य हो गए आपके पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आप लोग मैप में देख सकते हैं, ये पहले नीचे का जो साइड है वो वेस्ट यानी पश्चिम बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल, उसके बाद असम है, उसके बाद मेघालय है और उसके बाद आपका मिजोरम है और फिर त्रिपुरा है। यानी इन 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। अब क्वेश्चन आता है उन देशों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के साथ लगती है। तो भारत के साथ सीमा बनाने वाले जो देश हैं वो हैं आपका 6 देश, यानी चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। मैं आपको बता दूं, श्रीलंका जो हमारे दक्षिण में स्थित पड़ोसी देश है उसके साथ भारत की सीमा नहीं लगती है, क्योंकि वह हिंद महासागर के कारण एक दूसरे से अलग हैं। और इसलिए यदि पूछा जाता है कि इनमें से बताइए कि कौन सी किस देश से भारत की सीमा नहीं लगती है, अगर ऑप्शन में श्रीलंका है तो वहाँ पे हमको श्रीलंका पर टिक करना है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पर, फटाफट कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में 82.5 डिग्री देशांतर किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो नहीं गुजरती है पूछा है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसमें बताना है कि किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो आप लोगों को पता है कि भारत में 5 राज्यों से होकर के जाती है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो ये 5 राज्यों से होकर के जाती है और इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, पश्चिम बंगाल से होकर के नहीं जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी तट रेखा के राज्य का नाम बताना है। गोवा, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये पहले भी डिस्कस हो चुका है क्वेश्चन। तो सबसे छोटी जो तट रेखा है वो गोवा की है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के उप हिमालय के सहारे फैले समतल भूभाग को क्या कहा जाता है? भांगर, खादर, भाबर या फिर तराई। तो ये पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है। तो जो उत्तर भारत के उप हिमालय के सहारे जो समतल जो मैदानी जो क्षेत्र होता है जहाँ से शुरू होता है उसको हम भाबर कहते हैं, और उसके दक्षिण वाला जो भाग होता है उसको तराई कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय ऑब्लिक चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, अंडमान समुद्र और बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही जवाब है, आपको पता ही होगा कि कौन सा चैनल करता है अंडमान और निकोबार को अलग। तो ये करता है आपका 10 डिग्री चैनल। हमारा अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 10.7%, ऑप्शन नंबर बी 18.6%, ऑप्शन नंबर सी 27.7%, ऑप्शन नंबर डी 43%। तो इसका सही जवाब है 43%। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल और असम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? 10.7%, 18.6%, 27.7%, 29.3%। तो बताइए कितने प्रतिशत भूभाग पर हमारे पठार पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 27.7% भूभाग पर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमा
अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। तो मैंने आपको बताया है कि नीचे हिंद महासागर होने के कारण श्रीलंका से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे निकट अवस्थित है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। तो अगरतला है आपका त्रिपुरा में, गांधीनगर आपका गुजरात में है, जबलपुर आपका मध्य प्रदेश में है और उज्जैन भी आपका मध्य प्रदेश में है। तो ये सभी निकट है, लेकिन सबसे ज़्यादा निकट जो है वो जबलपुर है, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसमें हिमालय पर्वत की जो स्थिति है, हिमालय पर्वत के इसकी स्थिति होने के कारण हमारे भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है, क्योंकि हिमालय पर्वत ने उत्तर भारत की या भारत की या अन्य देशों की जो हिमालय पर्वत के नज़दीक वाले देश हैं उनकी जलवायु पर विशेष प्रभाव डाला है, जिस कारण से इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। लेकिन हिमालय पर्वत का जो है श्रीलंका के लिए श्रीलंका की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए उपमहाद्वीप के अंतर्गत श्रीलंका को शामिल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों से समुद्र तट रेखा संलग्न है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 9। तो वो 9 राज्य कौन कौन से थे? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो मैप के हिसाब से आप लोग सब देख लीजिए कि तट रेखा वाले क्षेत्र भारत में कौन से हैं और उनकी लोकेशन क्या है। बिल्कुल आपको ये सारे नाम याद हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? 5040 किलोमीटर, 4168 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर। तो आपको इसका जवाब पता होगा कि कितना है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 6100 किलोमीटर। कभी कभी इसमें ऑप्शन में जो कुल लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर, ये आपको याद होना चाहिए। और ये 6100 किलोमीटर कहाँ तक की है? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की। तो इसमें ऑप्शन यही दे रखा है, तो यही सही हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार लगभग कितने देशांतरों के बीच फैला है? 20, 30, 60, 40। तो आप लोगों को पता है कि हमारा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। अतः हम 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 को घटाएंगे तो हमारा लगभग 30 के बीच आता है। तो इसमें 30 देशांतर होंगे। तो देशांतरों की संख्या कितनी जाएगी भारत से? तो 30। इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ज़रा आप लोगों ने वीडियो देखी है, थोड़ा मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा लाइक कर दिया करो यार, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट